can you hear me? Assalamu alaikum. अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए बताइए हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नोमेनक्लेचर। अच्छा माशाल्लाह, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे नहीं। ये नबीला सूफिया कहाँ रहती हैं भाई, ये कितने दिनों के बाद आई हैं। अरे अल्लाह, सुबह में एक जरा नहीं आती हैं क्लास करने, अल्लाह रहम करें इन पर। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर। चलिए कुछ एग्जाम्पल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, नई चीज पढ़ाएंगे आपको आज। चलिए इसका नाम बताइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए इसका नाम बोलिए सारे लोग। हेलो एवरीवन। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। X 2 into 0 इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड है 2 - 1 शुड बी इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू 3। अब बताइए इसमें तो बाहर कुछ है ये नहीं है, लिगेंड्स का नाम पढ़ना है। इथाइलिन डायमीन क्लोरिडो, तो क्लोरिडो में पहले आएगा अल्फाबेट में, तो डाई, बताइएगा सारे लोग, डाई क्लोरिडो। बिस ब्रैकेट में इथाइलिन डायमीन भी लिख सकते हैं, इथेन 1 2 डायमीन भी लिख सकते हैं। अरे बोलिए ना, सही लिख रहा हूं ना? यस सर। केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल में कोई नाम चेंज नहीं, कोबाल्ट है थर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? चलिए बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब देखिए एग्जाम्पल 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका नाम बताएं। Fe3 FeCN6, this is very important. तो देखिए इसमें पहली बात हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखिए आप क्या कीजिएगा, Fe3 है, अपने आप में ये दो तरह का क्वेश्चन है, एक तो नेमिंग भी और आपको दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा। तो आप इसको ब्रेक करो आयंस में, 3 है तो 3 आयरन 3 आयरन। चार्ज जो होता है अपोजिट होता है, 2 है तो +2। अब यहाँ 2 है तो 2 into ब्रैकेट पर FeCN6 जितना नंबर है अपोजिट चार्ज 3-। इस आयरन पे +2 चार्ज, इस आयरन पर कितना हो जाएगा, X + 6 साइनाइड -1 -3 X इज इक्वल टू 3। तो पहला क्वेश्चन यही कि इस आयरन पे +2 चार्ज, इस आयरन पर +3 चार्ज। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। अरे Yes, यार sir. गलत। हाँ, इसका नाम पहले केटायन का नाम, तो देखो आयरन, अब ब्रैकेट में लिखोगे सेकंड, ट्राई नहीं, नंबर को लिखा नहीं जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हेक्सा, कोई डाई वगैरह कुछ नहीं, हेक्सा साइनिडो फेरेट। अब फेरेट कहलाएगा चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट। और थर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सच सच बताइए समझ में आया या नहीं आया? हेलो एवरीवन। समझ में आया। अच्छा आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ओके थैंक यू। अरे मरियम, सबको समझ में आ रहा है? पहले आयंस में ब्रेक कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल 3। और सबसे और अच्छा तरीका स्टूडेंट का है कि आज ही रात में आप तो पढ़ा, मैं तो हमेशा हर दिन समझाता हूँ, आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस एनसीईआरटी से कर लें। बहुत क्वेश्चन है, सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइज, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लें, सब का हो जाएगा। और उसी दिन पढ़ लें, आधा घंटा नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लें। यह है पढ़ने का तरीका, बाकी मर्जी आप जैसे पढ़ें। दिस इज योर स्टाइल, दिस इज योर चॉइस। मेरा काम है समझाना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर नाम बताएंगे। अच्छा, कोई बताइए ये ब्रैकेट में जो है वो कौन सा लिगेंड है, कोई बता सकता है ब्रैकेट में इथाइलिन क्या? हाँ, वेरी गुड। कोई जरूरी नहीं कि ईएन लिखेगा, देखिए स्ट्रक्चर भी लिख देगा। स्टूडेंट को पहले, जो स्टूडेंट बिहारी बेसिक रहेगा, नशे की हालत में रहेगा, उसको देखते ही उसको लगेगा ये क्या लिख दिया। इसलिए आपको हर तरीके की तैयारी करनी। इथाइलिन डायमीन भी लिख सकता है, ईएन भी लिख सकता है, स्ट्रक्चर भी लिख सकता है। पहला काम क्या मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट। और देखो चार्ज कितना होगा, तो देखो नंबर दिया है तो ब्रेक करो, नंबर दिया है तो ब्रेक करो। 2 तो 2 इंटू पूरा ब्रैकेट CO। अब मैं लिख देता हूँ इथाइलिन डायमीन। इस पर चार्ज कितना होगा, जितना बाहर वाला नंबर है 3+, ये कितना होगा 3SO4, और जितना ये नंबर है 2-। बोलो आया समझ में, हाँ या ना? अरे मरियम और तहरीम नाम की स्टूडेंट दोनों को आया? यस सर। इन्हीं दोनों की वजह से इतना मैं आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए भाई, और से सुने। अब आइए, इथाइलिन डायमीन पर कितना, कोबाल्ट पर कितना चार्ज हो गया, +3। अब नाम बोल दीजिए, तो क्या कहेंगे, ट्रिस। ट्रिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डाइअमीन, 1,2 डाइअमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। उसके बाद कोबाल्ट क्या हो गया, थर्ड सल्फेट। अब ये नहीं बोलना ट्राई सल्फेट, कोई नंबर उम्बर नहीं लिखना है, और जानबूझ के ये सब लिखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? हेलो एवरीवन। यस सर बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए, लिख लिया तो बोलिए। यस सर वेरी गुड। चलो इसका नाम देखो, चेक करो। एक नाम के बाद मैं फिर थोड़ा सा नया टाइप का नाम समझाऊंगा, जल्दी करो। कोई बात नहीं, पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट 2:0, क्लोरीन 2 है तो 2 × -1, ये मीथेन अमीन है, न्यूट्रल लिगेंड 0, तो x = 2। पहला काम केटाइन है, क्या नाम पढ़ेंगे, तो अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मीथेन अमीन, क्लोरिडो अमीन, अमीन पहले पढ़ेंगे, डाई अमीन, इस अमीन में डबल M होना चाहिए, डाई अमीन अल्फाबेटिकली। क्लोरिडो, क्लोरिडो भर दिया, समझा कि नहीं? अब इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए मीथेन अमीन, या मिथाइल अमीन, लेकिन चूंकि IUPAC है तो पूरा लिखिए। तो आपको हो गया डाई अमीन, क्लोरिडो मीथेन अमीन, प्लेटिनम, सेकंड क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा, हाँ या ना? गवाही तो दे दीजिए। हेलो एवरीवन। यस सर।
बहुत अच्छे। ये तो आसान है। NiCO4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो भाई सिंपल है, 0 है। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। चलिए एक सिंपल एग्जांपल का लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अरे कौन खटपट कर रहा है रे बिहारी? रिमूव कर दूंगा रे, म्यूट कर लो ना, म्यूट करके खटपट करो। x है +4 × 0 है, क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 नाइट्री NO2 है, तो 1 - 1 0 x सेकंड। अब देखो नाम क्या बोलो सबको अल्फाबेटिकली। ठिठिरा अमीन, अमीन पहले, क्लोरिडो, क्लोरिडो जगह नहीं है इधर, ये नहीं कि गैप छोड़ देना। नाइट्रीटो, अब देखो N है तो नाइट्रीटो N, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी, सारे लोग ध्यान दें। ये तो हुआ कि सिंपल कंपाउंड का था। बोलिए लिख लिया हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अब देखिए नोमेनक्लेचर में आपको ऐसा भी दे सकता है जिसमें बोथ केटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स, बोथ केटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स। अब तक क्या था? कोई एक आयन कॉम्प्लेक्स था, जैसे आपको एग्जांपल फर्स्ट इसमें AgNH3 2 दोनों कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको दो चीजें आनी चाहिए। पहले ये जो ब्रैकेट है दिखने में न्यूट्रल लगा, ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल ही होता है। पहली बात कॉम्प्लेक्स पर चार्ज देने आना चाहिए, उसका बहुत आसान तरीका है। देखिए इस अमोनिया पर तो चार्ज 0 है। अरे बोलिए ना, इस अमोनिया पे तो चार्ज 0 है ना? यस सर। हाँ, यहाँ साइनाइड 2 है, तो Ag 2 है तो 2x मान लीजिए, 2 × 0 है +2 × -1 है, 0 हो गया, x = 1 हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ गौर से सुनिए, Ag का चार्ज +1 हुआ। अब देखिए इस पर +1, अमोनिया पर 0, तो कॉम्प्लेक्स पर प्लस आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए, मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ। चलिए इस कॉम्प्लेक्स पर +1 आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। +1 0 +1, कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा वो पूरे चार्ज का सम के बराबर होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ। यस सर। उसी तरह देखो इसमें भी +1 है और साइनाइड -2, तो कॉम्प्लेक्स पर कितना हो जाएगा? -1। देखो चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? लेकिन तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स केटायन है, कौन का कॉम्प्लेक्स एनायन है। और आसान तरीका, बाद वाला हमेशा एनायन होता है, लेकिन क्वेश्चन का कोई ठीक नहीं, उलट पुलट करके भी क्वेश्चन दे देगा। तरीका तो यही है कि बाद वाला एनायन, देखो बाद वाला एनायन, लेकिन एग्जामिनर है वो ऐसे उलट दे देगा। आपको सेट करना है कि पहले केटायन फिर एनायन। तो पहला काम x और x मानकर निकाल लिया, 1 हो गया, तो Ag का चार्ज +1 और 0, तो ऊपर चार्ज +1 +1 -2 तो -1। ये पहली बात सबको समझ में आया कॉम्प्लेक्स का चार्ज? जल्दी बोलो हाँ या ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. ये दिखने में टफ है, बनाने में आसान है। वही लॉजिक चलेगा, पहला नाम केटायन का, तो केटायन कौन है? ये कॉम्प्लेक्स, तो इसको पढ़ दीजिए पूरा। डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, बस पूरा लिखते जाइए। उसके बाद एनायन डाइसाइनिडो, कोई गैप नहीं, अर्जेंटेट, क्योंकि अब एनायनिक है, अर्जेंटेट फर्स्ट। बताओ कोई टफ है? नहीं। पहले आपको केटायन, फिर जैसे जो लॉजिक है वही है, पहले केटायन का नाम फिर एनायन का नाम।
इसका नाम पढ़ दीजिए, फिर इसका नाम पढ़ रहे, एकदम उसी तरीके से लिखते रहिए। अब इस तरह स्टूडेंट को दिया जाता है तो उनको लगता है टफ, नहीं, रूल के मुताबिक केटायन एनायन, बस तुम्हें पता चलना चाहिए, मेटल पर चार्ज का पता चलना चाहिए कि कौन केटानिक कॉम्प्लेक्स है, कौन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा। यस सर। बोलिए, यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए समझने में, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दिया हूँ। कोई डाउट तो नहीं है? सच सच बताइए। हेलो एवरीवन। नो No, डाउट सर। sir. नो डाउट, नो डाउट, थैंक यू। अब आइए, अगर आपको कोई नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे दे कि AgNH3 है और यहाँ 3 लिखा हुआ, इस नंबर से कोई मतलब नहीं रखना है। CO C2O4 है, C2O4 के नाइन कौन सा ये लिगेंड है, बताओ सारे लोग। बाइडेंटेट। Bidentate. हम बाइडेंटेट थोड़ी ना बोल रहे हैं, ऑक्सलेट बोलो ना। ऑक्सीलेट सर। हाँ चलो, आप देखो इसका नाम बोला, पहले चार्ज निकाल लो। चार्ज कैसे निकालोगे? सिंपल, गौर से सुनो अच्छे से। पहले तो इसको ब्रेक कर लो, 3 इंटू AgNH3 2, तो इस पर कितना 1, तो +1। पहले इसको ब्रेक कर लो, ये कितना हो जाएगा? ये 1 ही है, COC2O4 3। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 3 है तो 3 माइनस। अब इसका ऑक्सीडेशन, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो खुद है +1, और इसका x -6 क्यों? ऑक्सीलेट पर -2 होता है, x 3। बताओ, इससे खुद पता चल गया ना, ये केटायन है और ये एनायन। ब्रेक करने के बाद कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. माशाल्लाह। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अरे वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक मिनट यार, अब 98.15, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मिनट रुको यार, एक का मैसेज आया। वालेकुम अस्सलाम। तो हाँ देखिए, तो x सेकंड 2 3 आ गया। अब देखिए सारे लोग कैसे करेंगे। पहला नाम केटाइन का नाम पढ़ेंगे, 3 तो बोलना नहीं है, तो देखो डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, ट्राईऑक्सलेटो, कोबाल्टेट, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्टेट थर्ड। बस लगातार लिखते रहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। लिख लिया आप लोगों ने? कुछ तो बोलिए। यस सर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसका नाम बोलिए, PTNH34। मैं उस वक्त से मैं ही कर रहा हूं, ये कर लोगे तुम लोग? बोलो, कर लोगे? अरे यार कोई Yes, यस sir. सर। Sir. करो करो करो।
Sir, tetraamine platinum 3, hexachloroplatinate 3. क्या नाम है आपका? Sahil. गुड। Sir, tetraamine platinum 2, hexachloride platinate 4. ओके, और कोई? मेघना? ये तो आई नहीं। हाँ, देखिए पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम 2x है। 4 इंटू 0 6 माइनस 1 0 x सेकंड 2 3। इसमें स्टूडेंट से ये गलती हो सकती है, जो सही से पढ़ेगा वही आंसर देगा। यहाँ पर +3 नहीं लिखना है। कल मैंने पिछली क्लास में, याद करो, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था ना, पीटी पे +2, पीडी पे +2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पीटी पर +4, आप पीडी +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बताओ, नोट्स खोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर। Yes, sir. दैट द रीजन पीटी +3 एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे करना है सर? तो देखो, टोटल चार्ज 6 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सुनना 4 है, तो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यहाँ +4 होगा। देखो 2 4 6 इक्वली, देखो 3 और 3 भी 6 होता है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक को 2 तो एक को 4 जाएगा। उसका रीजन यही है, कोऑर्डिनेशन नंबर +3 के साथ नहीं लिखाया गया। देखो सारे लोग खोल के, अरे बताओ ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओ माय गॉड, आप बोलिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। प्लैटिनम और पैलाडियम में सतर्क रहना है, यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज नहीं होगा। तो टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनेट 4। बोलो, ढाई ढाई पढ़ देना है। हो गया सर। तो चलिए अब हम आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बता दो कुछ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये पहला पार्ट खत्म। पहले पार्ट को खूब मजबूती के साथ पढ़ें। लीगेंड्स पर कमांड हो, कोऑर्डिनेशन नंबर पर कमांड हो, समझा कि नहीं? नोमेनक्लेचर सब आता हो आपको। अब ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट में शुरू करना हो तो नेक्स्ट पार्ट है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसको अच्छे से पढ़िए और लगातार क्लास कीजिएगा तो और अच्छे से आएगा। आज की और नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहला वार्नर्स थ्योरी,
सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में जो बताया वो वर्नर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे इम्पोर्टेंट। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो भी कुछ चीजें होंगी उसका एक्सप्लेनेशन देगा। जो भी इसकी लिमिटेशन है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये 3 थ्योरी पढ़ना है बस। इसके बाद बाकी जो आइसोमर है वो रिड्यूस सिलेबस में है, तो बाकी बच्चे पढ़ेंगे। तो ये 3 के बाद हम लोग आइसोमर पढ़ेंगे, जो कि रिड्यूस सिलेबस में आइसोमर पढ़ना नहीं है इस साल। अब देखें ये 3 थ्योरी है, वर्नर्स थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, अब गौर से सुनिए। सबसे पहले हम लोग वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे कि वर्नर साहब ने क्या बताया, उसको सारे लोग ध्यान दीजिए। तो वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी जब आप एनसीईआरटी खोलिएगा ना तो पहले ही दूसरे पेज पर है ये। तो बहुत सारी चीजें उस सीक्वेंस में पढ़ाई जाती हैं, कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का सीक्वेंस हो, तो गौर से सुने। लेकिन ऐसे ये पहले ही दूसरे पेज में है। पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, वर्नर्स ने सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इस तरह लिखा जाता था। ये जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको वर्नर्स ने सिखाया कि हम ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके बताया। वर्नर्स थ्योरी क्या कहता है उससे जानने से पहले पहली बात जान लें कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक सेंट्रल एटम। उस वक्त जब उन्होंने इसके बारे में बता दिया था तो सिर्फ स्पेसिफिक सेंट्रल एटम। अभी तो है कि भाई डी ब्लॉक का एलिमेंट कोई भी सेंट्रल एटम हो सकता है, बाद में उसको मॉडिफाइड किया गया कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल एटम होता है। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में वर्नर्स थ्योरी जो एप्लीकेबल थी फॉर स्पेसिफिक सेंट्रल एटम। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो स्पेसिफिक सेंट्रल एटम में जो आपके पास था वो इसमें 2 ही सेंट्रल एटम था, उसको कहते हैं कोबाल्ट और प्लैटिनम। बाकी तो अब कोई भी सेंट्रल हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने थ्योरी दिया था तो उसके जो पहले सेकंड पेज पर देखिएगा एग्जांपल, उसमें कोबाल्ट और प्लैटिनम ही के मिलेंगे आपको। एंड स्पेसिफिक लिगेंड, इन लिगेंड में 3 लिगेंड उस वक्त उन्होंने बताया था, NH3, वाटर और Cl। इस थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि सब के लिए एप्लीकेबल नहीं था। बाद में इसकी थ्योरी के बेसिस पर सब के लिए एप्लीकेबल किया गया, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में इनिशिएशन में उन्होंने शुरू में यही कहा कि शुरू में इनकी जो थ्योरी है क्या कहा वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन दिस में ये माइंड में क्लियर हो वर्नर्स थ्योरी पढ़ने से पहले कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक सेंट्रल एटम एंड स्पेसिफिक लिगेंड। ये सब लिखना नहीं है, लेकिन ये जानने से आपका माइंड बहुत क्लियर होगा। उन्होंने क्या कहा वो तो हम बताएंगे ही, तो सबको समझ में आएगा। वर्नर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक सेंट्रल एटम and a specific ligand. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब गौर से सुनिए। उन्होंने जो शुरू में कहा, उन्होंने शुरू में ये कहा था कि भाई कोई भी सेंट्रल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, एक को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। शुरू में उन्होंने यही कहा, भी लिखिएगा नहीं, मैं 5 मिनट पहले समझाऊंगा कि central atom of the complex compound are satisfied by 2 types of the valencies, primary valencies and secondary valencies। इसी को मॉडर्न व्यूज में कहा गया कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम को बताएगा और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगा, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। पहले उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। सबसे बड़ी अचीवमेंट वर्नर्स थ्योरी की ये थी
कि उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो कंसेप्ट है वो वर्नर्स थ्योरी से आया था। उन्होंने थ्योरी को इस तरह कहा कि सेंट्रल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कोई भी क्या, व्हाट इज द वर्नर्स थ्योरी, तो पहला लाइन अकॉर्डिंग theory, central atom of the complex compound are satisfied by the two types of the valencies. One is called primary and another is called secondary. Primary valencies क्या क्या बताता है? Oxidation state of the central atom. Secondary valencies क्या बताता है? Coordination number. अब खुद सोचिए ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तभी तो चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय, इसलिए याद रखिए इसको। आप कॉमन सेंटेंस में क्या समझ सकते हैं? कॉमन सेंटेंस ये वैलेंसी क्यों बताया उन्होंने, क्यों कहा दो तरह की वैलेंसी, ये तो बुकिश वर्ड हो गया। अब कॉमन सेंस से भी समझें। केमिस्ट्री कहता है ये जो एस ब्लॉक के मेटल होते हैं, लिथियम सोडियम, अब थोड़ा सा कंसेप्ट पर आइए। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसको कहेंगे एक ही वैलेंसी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं। सब चिल्लाएगा मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कहिए हाँ करता है। हाँ, कोई ऐसे मेटल की टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करना, बट डी ब्लॉक के मेटल लॉस भी करेगा, गेन। क्यों? डी ब्लॉक के मेटल की डिफिनेशन ही यही है, ट्रांजिशन मेटल विच हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंटी इन विच डी ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। बुकिश वर्ड ये है कि सेंट्रल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर सैटिस्फाइड बाय टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसीज, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको कॉमन लैंग्वेज में समझें कि डी ब्लॉक के मेटल दोनों काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं। लॉस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, गेन कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आएगा। तो जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, हाँ डी ब्लॉक के मेटल लॉस भी गेन भी, लॉस भी गेन भी, इसलिए वार्नर्स ने कहा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम आएगा वो दो तरह की वैलेंसी शो करेगा, लॉस भी करेगा, गेन भी करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसीलिए इसीलिए कहा गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली ट्रांजिशंस मेटल बनाते हैं। तो चलिए, कोई भी पूछे वार्नर्स थ्योरी क्या है, वो तो हम आपको लिखा रहे हैं, बाकी अच्छा पॉइंट तो बाद में लिखाऊंगा, लेकिन पहले लिखें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम of complex compound are satisfied by two types of valency. Primary valency B secondary valency। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़ें। अरे ये तहरीम, ये मरियम को आया समझ में? हेलो एवरीवन। जी सर। वेरी गुड, थैंक यू। तो सेंट्रल एटम आप सेटिस्फाइड बाय टू वैलेंसीज। अब इसको कैसे समझना है, आगे बढ़ूं? लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी लिखना शुरू कीजिए साथ साथ। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता है? इट गिव्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या बताता है? इट गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है सेंट्रल मेटल। चलिए लिखिए सारे लोग, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब सुनिए एक बार, जब आप पढ़ेंगे, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, प्राइमरी वैलेंसीज में लिखा रहता है इट इज सेटिस्फाइड बाय, और से सुनिएगा पहले, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक स्पीशीज। कौन सा स्पीशीज?
बोलिए, एनायनिक स्पीशीज। अब इसको समझने का तरीका क्या है कि प्राइमरी, देखिए गौर से सुनिए, प्राइमरी वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय एनायनिक। इसके लिए जानना जरूरी है कि वार्नर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पेसिफिक सेंट्रल मेटल एटम एंड स्पेसिफिक लिगेंड्स। मतलब ये कि अगर आपको कहा जाए पीटी है, NH3 है एंड Cl2, बताओ पीटी पर कितना आएगा? +2 चार्ज। ये +2 चार्ज किसकी वजह से आया? एनायनिक की वजह से आया कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो, लॉजिक भी लगाओ। प्लस चार्ज क्यों आएगा? क्या न्यूट्रल की वजह से आएगा? नो, इसलिए एनायनिक। बट सेकेंडरी वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय, चूंकि लीगेंड्स न्यूट्रल भी हैं इसमें और एनायनिक में। क्यों? Cl, अमोनिया और वाटर, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल। और Cl क्या? एनायनिक। तो सेकेंडरी वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक एज वेल एज न्यूट्रल स्पीशीज। चूंकि लीगेंड्स जो होता है तो न्यूट्रल भी है और एनायनिक भी है। इसी को बाद में एक्सपैंड कर दिया गया कि नॉट ओनली इस 3 लीगेंड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, सबके लिए होगा जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उन्होंने तो शुरू में 3 ही लीगेंड्स का नाम बताया, इस 3 में 2 न्यूट्रल है, 1 एनायनिक है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायनिक बिकॉज़ एनायन की वजह से चार्ज आएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है लीगेंड, तो लीगेंड में न्यूट्रल भी आएगा, एनायनिक भी आएगा। समझ में आया? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. एनायनिक as well as neutral ligand, neutral species। बताइए, पहली बात, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और चूंकि ये बाहर होगा तो इट में आयोनाइजेबल। कोऑर्डिनेशन नंबर जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, या आयोनाइजेबल नहीं होता है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? बोलिए। हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस सर। इट इज नॉन डायरेक्शनल। इससे बॉन्ड का नॉन डायरेक्शनल है, मैं मतलब बताऊंगा। इट इज देखो अभी तुम पढ़ोगे डायरेक्शनल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन का भी पता सेकेंडरी वैलेंसीज कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा। तो ये डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल ही से पता चलता है कौन सा शेप है। प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई ये शेप ज्योमेट्री को नहीं बताता। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, शेप ज्योमेट्री, सेकेंडरी वैलेंसी, इसी को बाद में एक्सपेंड कर दिया गया, इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंडरी वैलेंसीज से कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है, इसी से हाइब्रिडाइजेशन और क्या होगा? शेप ज्योमेट्री का पता चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, तो sir. ये था वार्नर्स थ्योरी। अब ब्रैकेट का कांसेप्ट कैसे दिया वो मैं बताऊंगा, पहले सारे लोग यहाँ तक लिख लिया, हाँ या ना? Yes, sir. अब थोड़ा सा नॉलेज की तरह पढ़ें। ये तो हो गया बुकिश वर्ड कि वार्नर्स थ्योरी ने क्या क्या कहा। अब थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए लिखिए, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक लिगेंड, और स्पेसिफिक लिगेंड का नाम 3, क्लोरीन, NH3 and water, and a specific central atom, इसमें प्लेटिनम एंड कोबाल्ट, ये लिख लीजिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir.
सेकंड पॉइंट गौर से सुनिए, लिखना शुरू कीजिए। फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उन्होंने जो लिखने का तरीका ये सब थोड़ा समझ में आएगा। कुछ उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो तो आप AgNO3 एडेड करो। उससे मैं बताऊंगा इसका मतलब एडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। चूंकि Ag है तो AgCl बन जाएगा, ये सब प्रिसिपिटेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। टेस्ट हम कैसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो AgNO3 ऐड करो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, पहले ये पॉइंट लिखिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? देखिए कैसे, इसका मतलब मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और क्लोरीन बाहर है, AgNO3 ऐड कर दो तो बताओ AgCl, जैसे AgCl बनेगा तुम्हें पता चल जाएगा व्हाइट PPT है। अरे बोलो AgCl का व्हाइट PPT होता है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ब्रोमीन है, AgNO3 ऐड करोगे तो प्लस और AgBr बनेगा, Br पेल येलो। ये भी PPT है लेकिन इसका कलर पेल येलो। कोई बोल ही नहीं रहा यार। आयोडाइड है, AgNO3 ऐड करोगे तो याद रखो प्लस AgI होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. AgI बनेगा, इसको डार्क येलो, तो इससे पता चलेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डार्क येलो PPT। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो तो केमिकल टेस्ट के लिए AgNO3 डाल दीजिए। आगे बढ़ें, सब लोग ने लिख लिया? अरे हमजा, ये मरियम सब क्यों नहीं Yes, बोल sir. रही हैं? Yes, sir. थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर सल्फेट आयन के लिए अगर आपके पास सल्फेट आयन है तो जानते हैं क्या ऐड कर दीजिए, BaCl2 इज एडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ BaSO4। इसमें भी PPT बनेगा। जैसे कोई आपके पास सल्फेट है तो केमिकल टेस्ट के लिए BaCl2 ऐड कीजिए, इसमें क्या होगा, BaSO4 बन जाएगा, इसका भी वाइट PPT होता है। Did you understand? Hello everyone. Yes, sir. अब इस पर क्वेश्चन सब कैसे आएंगे और से सुनिए। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. कुछ अब आइए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट देगा। देखो COCl3 है और 6, देखो कैसे एक्सपेरिमेंट किया, किसने? वार्नर साहब ने। तो गौर से सुनना, उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, इसमें उन्होंने AgNO3 डाला एक्सेस में, तो उन्होंने ये देखा कि 3 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड एज PPT। ये पूरा स्टेटमेंट लिख देगा कि ये 1 मोल लिया, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, और तुम्हें क्वेश्चन दे देगा पहला, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये भी लिख सकता है कि IUPAC नाम भी बताएं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। देखिए 3 AgCl बनने का क्या मतलब हुआ कि ये 3 क्लोरीन से Ag जो है रिएक्ट कर लिया होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। Yes, sir. तो 3 मोल AgCl का बनने का मतलब हुआ कि ये क्लोरीन आयोनाइजेबल है। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर CONH3 वही तो कहा कि जो आयोनाइजेबल पार्ट है उसको बाहर लिखिए। ये ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट दिया वर्नर्स ने, दिस इज आयोनाइजेबल। जो नहीं बना वो नॉन आयोनाइजेबल है, उसको ब्रैकेट। तो दिस इज द फार्मूला। इसमें प्राइमरी वैलेंसिस 3 है और सेकेंडरी वैलेंसिस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कोई Yes, नहीं बोल sir. रहा है, गलत Yes, बात sir. है ना? यस यस।
आपको क्वेश्चन दे देगा, जल्दी लिखें, ये जल्दी लिखें। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एग्जाम्पल 2 मैं पूरी लैंग्वेज अब नहीं लिखूंगा, आपको दे देगा COCl3 है, 4NH3 है, पेपर में दे देगा इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 एंड 1 mol of AgCl is formed। तो बताओ एक ही क्लोरीन आयोनाइजेबल होगा, तो देखो एक क्लोरीन को बाहर लिख दो, बाकी को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। बताओ हाँ या ना? इसमें भी प्राइमरी वैलेंसी जो है 3 होगा एनायनिक, और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ भी 6 होगा। हाँ 2 वैलेंसी ऐसी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, जैसे ये। चलो बताओ आया समझ में कि नहीं आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ें, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब देखिए आपको एग्जाम्पल दे देगा COCl3 6H2O, आपको कह देगा 2 मोल सॉरी AgNO3 के साथ ट्रीट किया, 2 मोल ऑफ AgCl बना। चलो तुम लोग बना के दिखाओ सारे लोग प्लीज। हेलो एवरीवन, बनाइए। बन गया तो बताइए, गवाही दीजिए। Yes, sir. अब देखिए अगर आपके पास गौर से सुनिएगा, आपको कहा 2 मोल ऑफ AgCl बना, तो क्लोरीन 2 क्लोरीन को बाहर लिखेंगे, हाँ या ना? मरियम बताइए। Yes, sir. तो इसमें क्या क्या बचेगा जल्दी बताइए मरियम, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा? CO के अलावा बताइए क्या क्या बचेगा? मरियम साइंटिस्ट बताइए ना, हेलो। हाँ मरियम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो Sir, बताइए ना। 6H2O. हाँ और 6H2O और के सर अलावा? Cl. बहुत अच्छा। चलिए मदीहा बताइए, सही है मदीहा? नो सर, वाई? 5 वाटर आएंगे सर। नहीं नहीं, क्यों नहीं यहाँ पर सही होगा? ये क्यों सर नहीं क्योंकि सही होगा? 6 से ज्यादा नहीं हो सकती ना वो यस दिस इज कोऑर्डिनेशन। करेक्ट आंसर। मरियम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन अगर हम इस तरह लिखते हैं तो 6 और एक साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 7, याद है मैंने लिखवाया था डी ब्लॉक में +3 जिसका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा, इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सतर्क रहना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, Cl2 है, एक बाहर वाटर, इससे जानते हैं 2 नॉलेज आया, COH2O5 Cl। दिखने में लग रहा 6 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, नहीं, 1 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। यही तो 11th के NCERT का क्वेश्चन है हाइड्रोजन चैप्टर में, CuSO4.5H2O, जो ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट है, मैंने केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज 1।
वाई CO पर +2 चार्ज है और +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो 4 लिखेंगे, बाहर सल्फेट जाएगा। लोगों से पूछा जाए हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं 5। 11th एनसीईआरटी की हाइड्रोजन चैप्टर के इंडेक्स का क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन, 1। दिस इज द 4 वाटर एक्ट एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड। और ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, हाइड्रोजन भी है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। वही हाल यहाँ पर दिखने में लग रहा है कहाँ चला गया रे बिहारी, 6 वाटर, लेकिन वाटर क्रिस्टलाइजेशन 1 on the basis of experiment, 6 coordination number. This is very important. और याद रखिए कोई ऐसे लिख देगा COH2O5, मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूं, वाटर कभी अकेला नहीं पाया जा सकता, यही है वाटर, इन दोनों में डायपोल इंटरेक्शन की वजह से इंटरेक्ट रहेगा। तो मरियम नाम की साइंटिस्ट को समझ में आया? जी सर। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देता कि AgNO3 है, 1 मोल ऑफ AgCl बना, तो देखिए इस बात का ख्याल रहे कि एक क्लोरीन तो बाहर रहेगा, 2 वाटर अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है। इसलिए मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूँ, इसलिए सबको समझ ये नहीं कि जो बिच गया सबको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का ख्याल रखेंगे। Did you understand? इस पर तो बहुत ब्रैकेट में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के टेक्स्ट में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पर, लोग पढ़े तब ना, मोटी मोटी बुक क्यों पढ़ते हैं लोग। यहाँ देखें सारे लोग समझ में आ गया, हेलो लिख लिया, बताइए Yes, ना। sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन करके दिखाइए, देखना है जोर कितना। PtCl4 है, .2HCl है, AgNO3 से ट्रीट किया, 0 मोल ऑफ AgCl बना, कोई मोल ही नहीं बना, मतलब ने लिख दिया 0 मोल ऑफ AgCl, स्ट्रक्चर लिख कर दिखाओ सारे लोग। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ध्यान दो, 0 मोल बना तो सारा ब्रैकेट के अंदर होगा, PT पर PT है, और बताओ Cl6 हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा। बोलो बोलो सही लिखा? हेलो एवरीवन। या नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 को बाहर, PtCl6, क्योंकि HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे 2 क्लोरीन आएगा। देखो अभी मैंने बताया था ना, फ्लैट बार 6 आएगा, या तो आप इस तरह लिख दीजिए या इस तरह लिख दीजिए। देखिए समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन। अरे सबको आया? हेलो एवरीवन, कोई तो Yes, बोल दो sir. यार। Yes, sir. Yes, sir. यस, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका था वार्नर्स थ्योरी। तो वार्नर्स थ्योरी से कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं, उन्होंने बस थ्योरेटिकल बता दिया, कोई इससे क्या प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था कि भाई प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के है, लेकिन कोई इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, शेप ज्योमेट्री के बारे में नहीं दिया। इसलिए इस थ्योरी के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में गौर से सुनिएगा। पहले मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ तक वार्नर्स थ्योरी बहुत इजी था, पढ़ा दिया गया। अभी और कल की क्लास तो मिस ही नहीं कीजिएगा, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। असल यही है वैलेंस बॉन्ड, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन की बातें होंगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, तो देखिए इन्होंने क्या कहा, और से सुनिए। पहली बात थोड़ा सा रफ में पहले प्रैक्टिस कीजिए, और से सुनिए। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, पहले सुनिए, सबसे पहली बात, सारे लोग जो लोग 12th तो पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जब ये एग्जाम देंगे 4 में से, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछा जाए तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर को पहले चेक कीजिए, जिसको हम लोग
केमिकल बॉन्ड में कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होगा। सिंपल कंपाउंड, जिसको हमने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा, जिसको कहते हैं सिंपल कंपाउंड। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन जो अब तक पढ़ा है वो सिंपल कंपाउंड में पढ़ा है, PCl5, दिस इज कॉल्ड सिंपल कंपाउंड। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 हो सकता है, दो कॉम्प्लेक्स में दोनों। अब कब क्या होगा वही तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन माइंड में रहे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। 4 का मतलब 3 और 1 4, 1 2 3। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3। इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। sp3d में आप वही क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, बताइए क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई हाँ, या कहीं कहीं पर किसी बुक में स्क्वायर पिरामिडल भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं है। इसमें dsp3 में भी यही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3d2 या d2sp3, शेप दोनों में वही रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। तो बीबीटी पढ़ने से पहले ये माइंड में पहले रहे कि हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए पहले एकदम प्रैक्टिस अच्छी हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 dsp2, 5 है तो sp3d dsp3, sp3d2 dsp3, ये आपको आना चाहिए। अब आइए बीबीटी का पहला पॉइंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब लिखाया जाएगा आपको। अब रुके, वैलेंस बेंथुरी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा पहला पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंट्रल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सेंट्रल एटम उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों वैकेंट ऑर्बिटल? चूंकि लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको वैकेंट ऑर्बिटल ही चाहिए, एक वाला नहीं चाहिए। सुन लो कान खोल के, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट 2 है। अगर एक ऑर्बिटल में 1 है तो ये वैकेंट नहीं हुआ। वैकेंट का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए पूरी तरह खाली। इसलिए पहला पॉइंट, सेंट्रल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, and these vacant orbital undergoes mixing to form hybrid orbital. हाइब्रिडाइजेशन इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो हाफ फिल्ड की भी होती है, फुल्ली फिल्ड की भी होती है और वैकेंट की भी होती है। और वैकेंट का बेस्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लोगों को लगता है वैकेंट कैसे मिक्स करेगा, क्यों नहीं, हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री को बताता है। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन नहीं है कि बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फिल्ड चाहिए, नो, शेप ज्योमेट्री। तो गौर से सुने, सेंट्रल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। सुना सारे लोग, पहला पॉइंट सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दें। हेलो एवरीवन, यस सर। देखें पहला पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ complex compound provides vacant orbital equal to coordination number, ठीक है। These vacant orbital undergo mixing to form hybrid orbital। अब सुने अच्छे से, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir.
Yes, अब sir. सुनिए, अब सुनिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, मरियम और तहरीम को समझ में आया? दोनों स्टूडेंट को जल्दी बोलें। Yes. गुड। अब सुनिए, देखिए गौर से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिड ऑर्बिटल दो तरह का होता है। गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, पहले सुनिए अच्छे से। एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। गौर से सुनिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। इसमें क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल पूछा गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सुनिए सारे लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जनरल sp3, आउटर D बाहर है, यह हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। कब समझेंगे आउटर, वो बात धीरे धीरे आप समझेंगे। आउटर ऑर्बिटल जब बोले तो माइंड में आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो sp3d, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो sp3d2। मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो टेक पार्ट करता है NS NP ND, दिस इज द फार्मूला। ND बाहर वाला, NS NP ND। outer orbital takes part in hybridization which is called ND। तो या कोई भी आउटर ऑर्बिटल माइंड में आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर sp3d, बाहर वाला D बाहर वाला। एक वर्ड आता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC। इसका फार्मूला होता है D अंदर से होगा n-1d NS NP। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DSP2, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DSP3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यार कोई Yes, बोल ही sir. नहीं, गलत बात है ना। Yes, sir. हाइब्रिड, हाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिड ऑर्बिटल दो है। आउटर ऑर्बिटल, आउटर का मतलब आउटर, ND NS NP ND NS N, तो जनरल जो होता है sp3 sp3d sp3, ये पहले एकदम 5-5 दफा अब टीचर समझा रहा आउटर ऑर्बिटल तो कंफ्यूज रहा, सर हमको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, वो नहीं, अरे गुंडा बिहारी सब कुछ है तू। टीचर 10-10 दफा बोला तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। पहले माइंड मेकअप हो, आउटर ऑर्बिटल टीचर बोल रहा है तो क्या मतलब हुआ, 4 sp3 5 sp3d 6। अब टीचर पर आ रहा आउटर ऑर्बिटल तो कराइए इनर ऑर्बिटल, सर ये तो रे पगला, पहले समझना अच्छे से। इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2, पहले इस पर PhD कर लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, गुड sir. गुड गुड गुड, वेरी गुड। लिखें सारे लोग। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए एकदम स्टेप वाइज है कि सर अब हम कैसे पता चलेगा कि इनर है या आउटर है। तो उसके लिए आपको ये जानना है, गौर से सुनिए, लीगेंड है। तो अब दोबारा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीगेंड। एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया डेंटिसिटी के बेसिस पर। एक क्लासिफिकेशन होती है नंबर 1 स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, या इसको ये भी कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, SFL। ये क्या होता है, गौर से सुने। VBT का ड्रॉबैक्स यही था, उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड ये होता है डिफरेंट। एक्सप्लेनेशन देगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझिए VBT और एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देगा VBT का। थोड़ा बहुत अगर कम समझ में भी आएगा VBT तो आप देखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिएगा। क्रिस्टल नामे है क्रिस्टल, पूरी तरह क्लियर कर देगा बिहारी। थोड़ा बहुत डाउट भी रहेगा हाइब्रिडाइजेशन में तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसका, VBT का। तो VBT क्या होता है? तो VBT का मतलब ये होता है वो लिगेंड जो पेयरिंग कॉज करे। अनपेयर है उसको पेयर, फोर्स अप्लाई करके पेयर कर देगा।
कैसे होगा इसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा। अभी सिर्फ डिफिनेशन थ्योरी समझना है। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हिच कॉजेस द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कह रहे पेयर हो जाओ। और यार बोलो ना, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो पेयरिंग कॉज करवाएगा, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सर क्यों करेगा, काहे करेगा? तो इट इज गिवन बाय, बोलना बोलना, इट इज गिवन बाय, एक्सप्लेनेशन कौन देगा? CFT. Crystal field theory. Crystal field हाँ, theory. तो उसमें पेशेंस रखना। कोई बीच बीच में पूछेगा सर कैसे हो गया, फिर मैं बद्दुआ देता हूँ, भारी बद्दुआ देता हूँ मैं। तो लिखिए द लिगेंड which causes the, कैसे पेयरिंग करेगा सब पढ़ेंगे आप। which causes the pairing of electron in an orbital is called SFL। क्या कहेंगे? अरे बोलिए हेलो। तो देखिए, तो लिख लिया सारे लोग? अरे बोलो ना। Yes, sir. तो Yes, और sir. सुनो, इन द सुनो इन द प्रेजेंस ऑफ SFL जो होगा, तो बताओ जैसे पेयरिंग होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बताओ। घटेगा। घटेगा। अनपेयर्ड जो है, जैसे खुद सोचो, मान लो 1 2 3 है, 4 5 है, मान लो ये पेयर हुआ तो ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला। तो बताओ पहले अनपेयर्ड 5 था, अब अनपेयर्ड 1 है। फर्क समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो गौर से सुनो, वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज करेगा। स्पिन रोटेट स्पिन करने की टेंडेंसी घटेगी ना। अनपेयर्ड रहता है ना तो बिहारी घूमता रहता है, डांस करता है बिहारी। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा तो डांस करने की टेंडेंसी घट जाएगी। बोलो ना यार, सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. स्पिन Yes, sir. magnetic moment decreases, due to which देखो, due to which it is also called, और से सुनना, it is also called, जो strong field ligand होता है ना, also called inner orbital a low spin complex। कौन सा complex? low spin complex। अब सुनो अच्छे से, in the presence of, और से सुने, in the presence of strong field ligand। अब यहां से और से सुनो, जनरली ये वर्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वही जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 DsP2 हो जाएगा। ये अब तो क्या था पहले समझना कैसे आप रिलेशन। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डायरेक्ट, अब मैंने लिखा जनरली, कहीं कहीं पर कुछ आएगा थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, वो हम बताएंगे। सब अभी तो थोड़ा सा थ्योरी हो रही है डिटेल में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में बताओ आउटर ऑर्बिटल बनने के चांसेस ज्यादा होंगे कि इनर ऑर्बिटल के चांसेस ज्यादा होंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Inner. यस, तो इनर ऑर्बिटल बोले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2, 5 DsP3, 6 D2sp3। ये मतलब समझना है। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, समझ में sir. आया? जनरल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब देखो कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद रखना है। कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर जो होता है ना, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे कार्बोनिल NH3, इथाइलिन डायमीन। समझा? बोलना, और कोई बोलना। NO2 माइनस, साइनाइड माइनस। ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों है? क्रिस्टल फील्ड है। तो ये सब कार्बन नाइट्रोजन डोनर रहेगा ना, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, फटाक से दे देता, जा जल्दी जा, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। कार्बन डोनर ऑक्सीजन, वो मैं याद कराऊंगा अभी। इसको कहते हैं लिगेंड की एक सीरीज होती है, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
अरे यार कोई बोल Yes, ही नहीं sir. रहे हो। हाँ परे हो गए यार। तो चलो ये स्लाइड लिखे जल्दी बताओ। तो स्ट्रॉन्ग फिलिगेन कौन होता है? जो पेयरिंग कॉज करे। स्ट्रॉन्ग फिलिगेन के से क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटता है तो स्पिन करने की टेंडेंसी घटती है। ये जनरली इनर ऑर्बिटल बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग फिलिगेन का कुछ नाम याद रखना, कार्बोनेन, NH-, इथाइलिन, डाइमीन, NH3 वगैरह वगैरह। बोलो आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी Yes, बोलो। sir. Yes, sir. चलो ये स्लाइड लिख लिया, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो ये स्लाइड लिखो। आगे बढ़ें।